गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के अपने क्लास में हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मार्च 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। आखिर रॉलेट एक्ट क्या था और इसके कितने व्यापक प्रभाव पड़े। रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग जलियांवाला बाग मैस्करे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट का जो ऑफिशियल नाम था वो था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, मगर इसका जो ऑफिशियल नेम था वो था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। हिंदी में कहते हैं क्रांतिकारी एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम। ठीक है, क्रांतिकारी एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम, जो कि मार्च 1919 में जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, मार्च 1919 में ये कानून लाया गया था। इसको काला कानून कहा है गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था और इसका ऑफिशियल नेम जो है, ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, यानी क्रांतिकारी और आतंकवादी अपराध अधिनियम। फिर इसको रॉलेट एक्ट क्यों कहते हैं? इसको रॉलेट एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक कमीशन गठित किया था, एक आयोग गठित किया था जिसके जो हेड थे वो थे सर सिडनी रॉलेट। यहाँ देखिए, सर सिडनी रॉलेट। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग का नाम था रॉलेट कमीशन। ठीक है, एक आयोग क्यों गठित किया गया ये आयोग? इस आयोग का क्या काम था? इस आयोग का काम था टू इन्वेस्टिगेट द सेडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल, यानी भारतीयों के द्वारा किए जा रहे जो भी षड्यंत्र थे, जो भी षड्यंत्रकारी गतिविधियाँ थी, जो भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, जैसे अंग्रेज़ों के ऊपर बम फेंक दिया गया 1911 में, जो है लॉर्ड हार्डिंग के दरबार में बम फेंक दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, अलीपुर षड्यंत्र केस, जितना भी षड्यंत्र केस था उन सब के जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने मार्च में 1919 में अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह रॉलेट एक्ट पारित हुआ, ये कानून बना। ठीक है, इस कानून को इसीलिए नॉर्मल भाषा में रॉलेट एक्ट कहते हैं, बट इसका जो नेम है वो है एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, अब इस कानून में क्या था, ऐसा क्या सिफारिश, क्या रिकमेंडेशन दिया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा या फिर रॉलेट आयोग के द्वारा? जो रॉलेट आयोग था उसने सिफारिश दिया था कि जो इंडियन पीपल्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए, द कमिटी हैड रिकमेंडेड, क्या रिकमेंडेशन दिया कि जो भी एक्टिविस्ट होंगे, जो भी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग होंगे, उनको इम्प्रीजन कर दिया जाएगा, उनको कैद में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल, बिना केस चलाए, बिना ट्रायल के, है ना, बिना मुकदमे के लोगों को पकड़ के 2 वर्ष के लिए जो है जेल में डाल दिया जाएगा। ये है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में यही था कि बिना मुकदमे के लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के आधार पे, केवल संदेह के आधार पे उनको पकड़ा जा सकता है ना। और उनको कोई अपील भी ऊपर फाइल नहीं करने दिया जाएगा। मतलब कि अगर एक, आगे हम लोग इसको देखेंगे कि अगर कोई जज जो है वो फैसला सुना दिया तो हो गया, वही लास्ट है, आप अपील नहीं कर सकते। जैसे अभी होता है ना कि हम लोग अपील करते हैं, अगर लोअर कोर्ट फैसला सुनाया तो हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर मतलब आपके पक्ष में नहीं सुनाया तो आप राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। मगर रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई अपील नहीं की जाएगी, उसके बाद कोई लॉयर भी नहीं रखा जाएगा, कोई वकील भी नहीं रखा जा सकता था, है ना, क्योंकि मुकदमा ही नहीं होगा, आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। तो मुकदमा ही नहीं होगा तो कोई वकील भी नहीं रख सकते हैं, और कोई ना अपील कर सकते हैं ऊपर कोर्ट में, ना वकील रख सकते हैं, और ना ही दलील पेश होगी। इसीलिए इस कानून को ऐसा भी कहा जाता है कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, है ना, इसी कानून में था। और क्या कहा? और ये कहा कि जिस आदमी के पास सेडिशियस न्यूज़पेपर पाया जाएगा ना, सेडिशियस न्यूज़पेपर का मतलब होता है ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें कि अंग्रेज़ विरोधी बातें लिखी हुई है, तो इसको भी एविडेंस माना जाएगा, सबूत माना जाएगा कि ये आदमी भी मतलब जुड़ा हुआ है इन सब गतिविधियों से, क्रांतिकारी गतिविधियों से, और उसको भी पकड़ के जेल में डाला जाएगा, है ना। मतलब केवल अगर आपके पास वो पेपर है, मान लीजिए कि आप गए समोसा खरीदने और वो पेपर में लपेट के आपको समोसा दे दिया, तो पेपर तो आपके पास है, उस पेपर के आधार पर भी लोगों को पकड़ करके और जेल में डाला जा सकता था। इस तरह के नियम जो है रॉलेट एक्ट में बनाए गए थे। ठीक है,
ऑल द इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जैसे अभी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा होता है, उस टाइम पे था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें जितने भी भारतीय सदस्य थे, भारतीय लोग थे, उन लोगों ने इस बिल के अगेंस्ट में वोट दिया था, इस कानून के खिलाफ वोट दिया था, मगर फिर भी कानून जो है वो तो पास हो ही गया था। ठीक है, कानून जो है वो पास हो गया था। सारे जो इंडियन मेंबर्स थे उन लोगों ने फिर इस्तीफ़ा दे दिया इस कानून के विरोध में, कि हम लोग जो है इसमें मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग रहेंगे ही नहीं, हम लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक। ठीक है, इन सभी लोगों ने विरोध में अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, और क्या क्या था इस एक्ट में? यही था कि इवन इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल, लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया जाएगा। अभी जैसे हम लोग बात किए बिना मुकदमे के। अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकेगा, है ना, बिना वारंट के अरेस्ट हो जाएंगे। ऑन द मियर सस्पेशन ऑफ ट्रेजन, मतलब थोड़ा सा भी कोई सस्पिशन है उसके ऊपर, धोखाधड़ी का कोई मामला है, षड्यंत्र का, कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर रहा है, बस, है ना। और उनको कोई लीगल हेल्प भी लेने नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई लॉयर भी आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, केवल एक 3 जजों की, 3 हाई कोर्ट जजों की एक मतलब बेंच होगी, एक बेंच होगी जिसमें 3 जज होंगे। यही 3 जज जो है उस मुकदमे को मतलब कि देखेंगे, उस केस को देखेंगे और सज़ा सुनाएंगे, और इनके खिलाफ में कोई अपील भी दायर नहीं की जा सकती है ना, नो कोर्ट ऑफ अपील, कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। इन 3 हाई कोर्ट के जजों ने जो फैसला सुना दिया बस वही फैसला रहेगा, कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। और ये जो हाई कोर्ट के जजों का जो पैनल होगा, जो बेंच होगा, वो ऐसे एविडेंस को भी एक्सेप्ट करेगा, ऐसे सबूतों को भी एक्सेप्ट करेगा जो कि मतलब अनएक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल है, फिर भी उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे वही बताएं कि आपके घर में अगर न्यूज़पेपर भी मिल गया उस टाइप का, कि न्यूज़पेपर भी है कि मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ है अंग्रेज़ों के विरोध में, तो इसका मतलब कि आप उससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ऐसा सबूत को भी वो लोग मान लेगा और उसमें 2 साल की सज़ा जो है वो दी जाएगी। ठीक है, इस तरह की सारी बातें जो है वो इसमें हुई थी। तो जब ये सारा हो गया, कानून जो है वो पास हो गया, उसके बाद अब क्या होगा, है ना, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सत्याग्रह किया गया। ठीक है, सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में सत्याग्रह। सत्याग्रह कौन करते थे? गांधी जी करते थे। हम लोग गांधी जी के बारे में पहले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप लोग उन दोनों लेक्चर को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ में सत्याग्रह करने का सोचा, कि रॉलेट सत्याग्रह, उस सत्याग्रह का नाम है रॉलेट सत्याग्रह, और ये पहला मास स्ट्राइक कहलाता है, फर्स्ट मास स्ट्राइक। जैसे हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कि चंपारण आंदोलन जो है वो पहला सिविल डिसोबीडियंस है, पहला सविनय अवज्ञा है। फिर अहमदाबाद आंदोलन जो हुआ था कॉटन मिल वर्कर का, वो पहला भूख हड़ताल था, और खेड़ा आंदोलन जो है वो पहला नॉन कॉपरेशन था, पहला असहयोग था। उसी प्रकार से ये जो रॉलेट सत्याग्रह है ये पहला मास स्ट्राइक था। स्ट्राइक माने हड़ताल, और मास माने भीड़ यानी जनता, तो मतलब पूरा बड़ा लेवल पे, इंडिया लेवल पे पहला मास जो स्ट्राइक किया गया था। मास का मतलब होता है जब बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो, तो इस तरह का हड़ताल जो है वो कहलाता है पहला रॉलेट सत्याग्रह को पहला मास स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो जनता थी उस पर इस एक्ट का क्या असर पड़ा, जनता के मन में क्या था? देखिए, When Indians accepted a huge advance towards self-rule as a reward for their contribution to the war, ठीक है, इंडियंस ने वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। वार माने युद्ध, युद्ध में भाग लिया था। कौन सा युद्ध? 1919 के पहले कौन सा युद्ध हुआ था? वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इंडियंस ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। खास करके गांधी जी उस समय बोले थे लोगों को कि सभी लोग मिल करके जो है भाग लीजिए, अंग्रेज़ों को जिताइए, और बदले में अंग्रेज़ हम लोग को क्या देगा? स्वराज देगा। ठीक है, हम लोग को स्वराज प्राप्त होगा। लेकिन हुआ क्या, हमें स्वराज चाहिए था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें सेल्फ रूल मिलेगा, माने स्वराज मिलेगा, क्योंकि हमने युद्ध में कंट्रीब्यूशन दिया, अंग्रेज़ों को जिताने में मदद की है। मगर भारतीयों को क्या मिला? रॉलेट एक्ट मिला, है ना, भारतीयों को मिला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब वही
कि आपको बिना किसी मतलब सबूत के, केवल शक के आधार पे आपको पकड़ लिया जाएगा, केवल शक कि आप जो है षड्यंत्रकारी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और आपको पकड़ के और जेल में डाल दिया जाएगा। ना आप वकील रख सकते हैं, ना मुकदमा होगा, ना कुछ होगा, बस आप जेल में रहिए आराम से। ठीक है, तो भारतीयों को जो है क्या लगा कि उनको बहुत बड़ा धोखा मिला है ना। उन भारतीय एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम लोग को तो कुछ अच्छा मिलेगा अंग्रेज़ों से, हमने उनकी मदद की है, लेकिन इंडियंस फेल्ट बिट्रेड, यानी कि बिट्रेड माने उन लोगों को महसूस हुआ कि हमें धोखा मिला है। सबसे ज़्यादा गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी इस चीज़ में जुड़े हुए थे। गांधी जी अंग्रेज़ों को जो है बोल रहे थे कि अंग्रेज गांधी जी को बोला कि आप लोगों को, इंडियंस को जुड़ने के लिए कहिए, हम लोग को जिताने के लिए कहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हो रहा है इसमें सारे भारतीयों को जुड़ने के लिए कहिए। तो गांधी जी सारे भारतीयों को बोले कि सभी लोग जो है सिपाही में जुड़ जाओ, है ना, सभी लोग ज्वाइन करो, सिपाही बनो और मतलब कि अंग्रेज़ों को जिताओ। तो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा जो है इससे धक्का पहुंचा जब अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट पास किया। ही कॉल्ड द रॉलेट एक्ट द ब्लैक एक्ट। रॉलेट कानून को काला कानून की संज्ञा गांधी जी ने दी। गांधी जी ने कहा कि ये काला कानून है ना, और लोगों से आर्ग्यू किए गांधी जी कि अब जो है हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। गांधी जी क्या कर सकते थे? गांधी जी पूरा इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे मास प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि पूरा सभी लोग, जितनी जनता है, सब को एकदम विद्रोह के लिए मतलब तैयार की कि सभी लोग जो है विद्रोह करेंगे पूरे इंडिया लेवल पे, है ना। और विद्रोह का तरीका क्या होगा? विद्रोह का जो गांधी जी ने तरीका बताया, द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या होगा, प्रोटेस्ट का तरीका। तो देखिए, गांधी जी का तो मारपीट वाला प्रोटेस्ट होता ही नहीं था। गांधी जी का वही था कि नेशन वाइड स्ट्राइक, पूरे देश में हड़ताल किया जाएगा। हड़ताल माने कि रोड पे कोई गाड़ी वाड़ी, अभी हड़ताल होता है क्या होता है, टेम्पो नहीं चलता है, कुछ नहीं, बस नहीं चल रहा है, मतलब हड़ताल, दुकानें बंद हैं। तो उस टाइम पे भी गांधी जी ने पूरे देश में इस तरह से हड़ताल बुलाया कि सभी लोग हड़ताल करेंगे, फास्टिंग रखेंगे, उपवास करेंगे, प्रेयर करेंगे, मतलब हर जगह पे जैसे नमाज पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, कहीं भी रोड पे और इधर उधर सब जगह फास्टिंग रखेंगे, प्रेयर करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉज, कुछ कानूनों को नहीं मानेंगे, अंग्रेज़ों के कानूनों को नहीं मानेंगे, और अरेस्ट भी करें अगर होना पड़े तो जेल जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, इम्प्रिजनमेंट माने कैद में जाएंगे, है ना। गांधी जी जो भी अभियान चलाते थे उसमें यही था ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि गांधी जी जो है उनका जो तरीका था सत्याग्रह, विद्रोह का जो तरीका था, उसमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। वो जो मजबूत व्यक्ति है, जिसमें हिम्मत है, उसी का काम है ना। वही जो है अपने आप को मार खा सकता है, अपना गाल आगे कर सकता है, और जो है जेल जा सकता है। बाकी जो कायर व्यक्ति है वो तो उल्टा मारेगा, वो तो भागेगा, चिल्लाएगा। लेकिन गांधी जी का तरीका जो है वो हिम्मत वालों के लिए ही था। तो ये सारा गांधी जी का तरीका था। गांधी जी ने बोला कि पूरा देश में इस तरह से करना है, हड़ताल करना है, फास्टिंग करना है, प्रेयर करना है, अरेस्ट भी होना पड़े तो अरेस्ट होना है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? गांधी जी ने सत्याग्रह बुलाया। कब बुलाया? देखिए, सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। गांधी जी ने सत्याग्रह बुलाया 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। मार्च में रॉलेट कानून आया है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि मार्च 1919 में रॉलेट कानून आया था, ठीक है। और गांधी जी ने सत्याग्रह बुलाया था 6 अप्रैल 1919 को। बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड देयर वेयर लार्ज स्केल वायलेंट। लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह बुलाने से पहले ही, मतलब गांधी जी ने कहा 6 अप्रैल को पूरा मतलब नेशन वाइड हड़ताल करना है और सब कुछ करना है, ठीक है। मगर ये करने से पहले ही, बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड, लार्ज स्केल वायलेंट हुआ, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वायलेंस छिड़ गया। वायलेंस मतलब पूरे देश की जनता अभी गांधी जी की टेक्निक को नहीं समझी थी, है ना। गांधी जी तो केवल 3 जगह प्रयोग किए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में, और इस बार पूरा देश में मतलब कि उस टेक्निक को लागू करना चाह रहे थे, तो ऐसा हो नहीं पाया। पूरा देश ना मतलब कि वायलेंट होने लगा, हर जगह हिंसा होने लगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। ब्रिटिशर्स के खिलाफ कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, सभी जगह जहाँ ब्रिटिशर्स को पकड़ पकड़ के मारता था, हर जगह महिला भी रहती थी, महिला अंग्रेज भी रहती थी तो उसको भी मारता था। इस तरह से पूरा हिंसा हुआ, स्पेशली इन पंजाब, ठीक है। स्पेशली कहाँ हुआ था? पंजाब में हिंसा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरा मतलब कि बहुत ख़राब हो गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, ठीक है। जब ऐसा हो रहा था पंजाब में, जब हिंसा भड़क रही थी अप्रैल 1919 में ही, तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे,
पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था सर माइकल ओ डायर। ठीक है, आपको सर नहीं बोलना है तो मत बोलिए, माइकल ओ डायर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे पंजाब के, उनका नाम ये था सर माइकल ओ डायर। इट्स सेड टू हैव यूज्ड एयरक्राफ्ट स्ट्राफिंग अगेंस्ट द वॉलेंट प्रोटेस्टर्स। इन्होंने कहा था कि जो विद्रोह कर रहे हैं, जो लोग आगजनी कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ एयरक्राफ्ट का प्रयोग करो। एयरक्राफ्ट का मतलब कि बम लेके जाओ और गिरा दो उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है जलियांवाला बाग मैसकर। हुआ क्या, अब आगे देखते हैं। माइकल ओ डायर के बारे में हम लोग समझ गए, हम लोग सारा किस्सा समझ रहे हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट कानून लाया गया। उस कानून को लाने के पीछे था रॉलेट कमीशन, जिसके हेड थे सर सिडनी रॉलेट। उनको काम दिया गया कि तुम जांच करो कि भारत में जो षड्यंत्रकारी गतिविधियां हो रही हैं, वो षड्यंत्रकारी गतिविधियां के पीछे कौन है, कौन से लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के हम लोग जेल में डालेंगे। तो कानून आया रॉलेट एक्ट, और उस कानून में भी यही था कि जिसके पास मतलब कि थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए, शक हो जाए कि ये आदमी षड्यंत्रकारी गतिविधियों में जुड़ा है, उसको जो है जेल में डाला जाएगा। ठीक है, और रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट आने से लोग सब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। गांधी जी ने सत्याग्रह बुलाया 6 अप्रैल 1919 को, मगर गांधी जी के सत्याग्रह से पहले ही जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया। ठीक है, बहुत जगह पे इतना ज़्यादा आगजनी हुआ, हर जगह मतलब लोग मारे जा रहे हैं, अंग्रेज़ों को मारा जा रहा है, इंडियंस भी मर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं होने लगी। तो सर माइकल ओ डायर जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि ये जो विरोध करने वाले लोग सब हैं, इनके ऊपर जो है एयरक्राफ्ट से बम गिरा दो, है ना। इसके बाद होता है जलियांवाला बाग मैसकर। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसकर 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग की घटना, है ना। अमृतसर वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय वायलेंस। हिंसा से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन था? अमृतसर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। ठीक है, शुरू में तो वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुआ, नॉर्मल बस लोग जो अपने दुकानों को शट डाउन किया। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रीट्स, गलियाँ जो हैं वो खाली हो गई, ऐसा दिख रहा था कि हड़ताल है। लेकिन 9 अप्रैल को क्या हुआ कि 2 नेशनलिस्ट लीडर, 2 नेता जो काफ़ी बड़े नेता थे, 2 लोग, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, 9 अप्रैल को ये 2 बड़े नेता अमृतसर के, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, 2 नेताओं को अरेस्ट कर लिया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और इनको अरेस्ट करके कहीं अननोन डेस्टिनेशन पे ले गए, कहीं अननोन जगह, लोगों को नहीं पता कि कहाँ पे ले गए। ठीक है, ऐसी जगह पे ले गए बिना मतलब किसी चीज़ के, सिर्फ शक के आधार पे इन दोनों को पकड़ा गया। इस कारण से जो भारतीय थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सेंटिमेंटल हो गए। उन लोगों ने एकदम थाउजेंड्स की मात्रा में वो लोग निकल आए सड़कों पे, है ना। 10 अप्रैल को जो है हज़ारों की मात्रा में लोग सड़कों पे उतर गए, और जो प्रोटेस्ट था, विरोध था, वो एकदम वायलेंट हो गया। और इससे बचने के लिए पुलिस भी फायरिंग शुरू कर दिया। एक तरफ पुलिस फायरिंग कर दिया, दूसरा तरफ जो विरोधी थे वो लोग भी एकदम मतलब अंग्रेज़ों को मारने लगे। पुलिस तो अंग्रेज़ों के हाथ में होता है ना, तो पुलिस को मारा, अंग्रेज़ को मारा, सबको मारा। ठीक है, टेंशन्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे। 5 अंग्रेज़ भी इसमें मारे गए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो इसमें मारे गए थे। अमृतसर में सबसे बड़ा जो वायलेंस है वो देखने को मिला था। ऐसे पूरे देश में रहा था, मगर अमृतसर में ही सब ज़्यादा, क्योंकि वहाँ 2 नेताओं पकड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 2 नेता। नेक्स्ट क्या हुआ, बहुत सारे हमारे भी मतलब इंडियंस भाई भी मारे गए थे, और बहुत सारे अंग्रेज़ भी मारे गए। और एक मर्केला शेरवुड नाम की एक इंग्लिश वुमेन थी, वुमेन मिशनरी थी, मतलब नन, जो फादर के साथ रहती है, नन, जैसे मदर टेरेसा थी उसी तरह से। तो मर्केला शेरवुड ये बाईसाइकिल पे जा रही थी, इनको भी लोग पकड़ के मारा। मतलब जहाँ अंग्रेज़ देखता था, अंग्रेजी बच्चा, अंग्रेजी औरत, अंग्रेजी कुछ भी, सबको मार रहा था। इतना मतलब भयानक हो गया था आंदोलन। ठीक है, तभी क्या हुआ कि वहाँ पे अमृतसर में ही ब्रिगेडियर जनरल थे, जिनका नाम था रेजिनल्ड डायर, है ना, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर। इनको शॉर्ट में हम लोग जनरल डायर भी बोलते हैं, जनरल डायर। सब जानता है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मतलब किसका हाथ था, तो जनरल डायर का। ठीक है, तो जनरल डायर अलग है, और माइकल ओ डायर जो है वो अलग है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर है, और ये है जनरल डायर। तो जनरल डायर जो है वो एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर थे। इनको कहा गया कि तुम जो है मार्शल लॉ लगा दो, है ना, कहा गया कि मार्शल लॉ लगा दो। हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कर्फ्यू, कर्फ्यू लगा जाना, या फिर धारा 144, है ना, धारा 144 लगाते हैं, फिर कर्फ्यू लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि एक जगह पे 5 से ज़्यादा आदमी नहीं जुट सकते हैं। उस टाइम पे जो मार्शल लॉ लगाया गया उसमें ये था कि एक जगह पे 3 से ज़्यादा आदमी जो है वो नहीं जुट सकते हैं। ठीक है, तो 13 अप्रैल को ही
13 अप्रैल को ही डायर ने जो है मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ लगा दिया। उसमें कहा गया कि अब कोई भी आदमी जो है वो मतलब कि कहीं नहीं जुटेगा, 3 आदमी ज़्यादा कहीं भी नहीं जुटेगा, लोग जो है बिना पास के इधर से उधर नहीं जा सकेंगे, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकेंगे, ठीक है, सभी लोग जुलूस करेंगे इस तरह से। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी था, ठीक है, क्या था, बैसाखी था। और वहाँ पे एक बगीचा था, जैसे पार्क वगैरह होता है, लोग पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे एक पार्क था जिसका नाम था जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग। वहाँ पे कुछ गांव वाले जो है वो जमा हो गए, क्यों, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए। मेला जैसा था, बैसाखी का पर्व हो रहा था, लोग जमा थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, है ना, सभी पर्व की तरह मतलब माहौल था जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पे करीब 2000 के आसपास लोग जो है वो ऐसे 20,000 यहाँ लिखा है, मतलब उसी रेंज में, ठीक है, लोग सब वहाँ पे जमा हो गए थे। और साथ ही साथ वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए भी कुछ लोग जमा हुए, जैसे लोकल लीडर्स, कुछ नेता भी जमा हो गए थे, और उन लोगों ने भी मीटिंग बुलाई थी, ठीक है, कुछ नेता भी थे और वो लोग भी मीटिंग बुलाया था। एक तरफ उसी बगीचे में, उसी पार्क में, एक तरफ तो ये नेता लोग का मीटिंग चल रहा था और एक तरफ जो है वो बैसाखी जो है वो पर्व त्यौहार मनाया जा रहा था। लेकिन जनरल डायर, ठीक है, उसी में क्या होता है कि जनरल डायर आ जाते हैं अपने लोगों के साथ, और जो एक मात्र एग्ज़िट गेट होता है, मतलब कि ये जो पार्क है मान लीजिए, तो इसका एक ही गेट था, एक ही गेट था, उस गेट को ये लोग जो है पैक कर देता है, मतलब उस गेट पे ही सब खड़ा हो जाता है और गोली बरसाना जो है सभी लोगों पे शुरू करता है। ये भी नहीं देखता है कि वहाँ पे बच्चा बूढ़ा है या वहाँ पे क्या हो रहा है, पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है या फिर क्या हो रहा है। बस जनरल डायर को लगता है कि हम आदेश दिए थे कि कोई कहीं खड़ा नहीं होगा, मार्शल लॉ लगाए थे, फिर भी ये लोग जुट गया इतना भीड़, तो अभी लोग को मारो, ठीक है। और पूरे भीड़ पर जो है गोलियां बरसाई जाती है, कोई वार्निंग नहीं दिया जाता है लोगों को कि 10 मिनट का समय है, यहाँ से निकलो, ऐसा कुछ नहीं, नो वार्निंग, है ना। और पूरी तरह से जो है गोली बरसाई जाती है, भागने का भी लोगों को समय जो है वो नहीं मिल पाता है। ब्रिटिश इंडियन सोर्स के मुताबिक, अंग्रेज़ों के मतलब बुक किताबों के मुताबिक 379 लोग जो है वो मारे गए थे और 1100 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक 1500 लोग जख्मी हुए थे और लगभग 1000 आदमी जो है वो मारे गए थे, कि अंग्रेज़ जो है वो आंकड़ा तो कम करके ही दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इंडियंस, उसमें कांग्रेस भी अपना गिनती किया था, उसके मुताबिक 1000 लोग मारा गया था और 1500 लोग घायल हुआ था, और लगभग 1650 बुलेट जो है वो फायर्ड हुआ था भीड़ के ऊपर, 1650 गोलियां जो है वो भीड़ पर चलाई गई थी, ठीक है। मतलब इतना ख़राब जो है ये मैस्करे था, जलियांवाला बाग की घटना जो है वो इतनी ख़राब थी। वो था दिन 13 अप्रैल 1919 और वो किया था किसने, जनरल डायर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इंटायर नेशन वाज स्टन्ड। इस घटना के बाद पूरा देश जो है एकदम स्तब्ध हो गया कि क्या हो गया, ठीक, कितने लोग मारे गए, मतलब हुआ क्या। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेज़ों ने एक उपाधि दी थी नाइटहुड की, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी कि तुम्हारा दिया हुआ सारा उपाधि तुम रखो। गांधी जी को भी अंग्रेज़ों ने उपाधि दिया था कैसरे हिंद का, गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी। गांधी वॉज ओवरवेल्म, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद बेस्टोड बाय द ब्रिटिश, उनको अंग्रेज़ों ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अंग्रेज़ों ने ही नाइटहुड की उपाधि दी थी और गांधी जी को भी अंग्रेज़ों ने ही कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कब दिया था गांधी जी को, बोअर वार के समय। बोअर युद्ध जो है, बोअर युद्ध विदेश में हुआ था, यूरोप में हुआ था, ठीक है, उसी युद्ध के समय में अंग्रेज़ों ने गांधी जी को दिया था कैसरे हिंद की उपाधि। गांधी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ टोटल वायलेंस, गांधी जी भी इस मतलब हिंसक जो वातावरण था इससे बहुत ही ज़्यादा उनको आघात पहुंचा और उन्होंने जो मूवमेंट चलाने का सोचा था 6 अप्रैल 1919 को, उसको उन्होंने वापस ले लिया कि कोई मूवमेंट जो है वो अभी नहीं चलाया जाए, कोई आंदोलन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो घटना घटा, इस घटना को बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा निंदा किया। एक इतिहासकार हैं APJ टेलर, उन्होंने कहा था कि ये ऐसा मोमेंट था, जलियांवाला बाग मैस्करे ऐसा मोमेंट था जब इंडियंस ने अपने आप को ब्रिटिश शासन से अलग कर लिया, जब इंडियंस समझ गए कि ब्रिटिश शासन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ था, ठीक है। उसी में भगत सिंह भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो उनके मन में भी ये चीज़ बहुत छाप छोड़ा था। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह जो है वो उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे, जलियांवाला बाग जब घटना घटी थी 1919 में, तो
बाद में बड़े होकर उन्होंने अपना नाम रख दिया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, देखिए राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और इन्होंने लंदन जा कर के, ठीक है, ये लंदन चले गए और वहाँ जाके इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बीपीएससी में, और ऑप्शन में दिया था जनरल डायर या फिर माइकल ओ डायर। तो आपको याद रखना है कि जनरल डायर को नहीं मारा था बल्कि माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, माइकल ओ डायर को। माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का जिस समय जलियांवाला बाग घटना घटा था। तो उधम सिंह ने इसको लंदन जाके 1940 में मारा था, लेकिन फिर उधम सिंह को जो है फांसी दे दी जाती है 1940 में, और बाद में 1974 में हम लोग उनके राख को इंडिया लेकर के आए थे। उनकी जो एसेज हैं, उनका जो राख था शरीर का, उसको 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे भारत वापस लाया गया था। ठीक है, उधम सिंह का। अब नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक दिख रहा है आपको, द हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी। देखिए ये इतना बड़ा घटना घटा जलियांवाला बाग मैसकरे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित किया। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसका ऑफिशियल नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, कि जो भी ये डिसऑर्डर हुआ है, जो भी ये घटना घटी है, उसका इंक्वायरी के लिए कमेटी। और उस कमेटी का जो नाम था वो था हंटर कमेटी भी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि उसके जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, इसलिए इसको हंटर कमेटी भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो उस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर। इस कमेटी ने क्या किया, देखिए इस कमेटी में 3 इंडियंस भी थे। ऐसा नहीं है कि इस कमेटी में खाली अंग्रेज़ था। अगर सिर्फ अंग्रेज़ रहता तो जनरल डायर जो भी गलती किया उसको तो सभी लोग सही ठहरा देता, लेकिन इसमें 3 भारतीयों को भी रखा गया था। एक थे सर चिमनालाल हीरालाल सेटलवाड, चिमनलाल हरीलाल सेटलवाड, ये एडवोकेट थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये एडवोकेट थे। उसके बाद एक थे पंडित जगत नारायण, जो भी ये भी लॉयर ही थे और मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और एक थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद, ये भी लॉयर ही थे, ग्वालियर स्टेट के, मतलब तीनों लॉयर ही थे। सर चिमनलाल हरीलाल सेटलवाड, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, ये सब लोग थे। सभी लोगों ने मिल करके जो घटना घटी थी उसकी निंदा की और मांग किया कि जनरल डायर जो है उसको जो है दंड दिया जाए इस चीज़ के लिए। फिर जनरल डायर को कमेटी के सामने बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुम जो है ऐसा क्यों किया, इस तरह का तुमने वहाँ पे क्यों ऑर्डर पास किया। ठीक है, मारने का ऑर्डर जो है वो क्यों दिया। तो जनरल डायर का देखिए जवाब क्या था, यहाँ देखिए लिखा है, डायर इज़ रिपोर्टेड टू हैव एक्सप्लेन्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर बाई सेइंग, क्या कहा, आई थिंक इट क्विट पॉसिबल दैट आई कुड हैव डिस्पर्स द क्राउड। मैं सोचता हूँ कि पॉसिबल था कि मैं भीड़ को तितर बितर कर सकता था, मतलब वो बोल देता कि सभी लोग हट जाओ तो वो लोग भीड़ जो है वो हट जाती, बिना फायरिंग किए मैं भीड़ को वहाँ से हटा देता। बट दे वुड हैव कम बैक अगेन, लेकिन वो वापस आ जाते एंड लाफ, और मुझ पर हंसते, एंड आई वुड हैव मेड व्हाट आई कंसिडर अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और मुझे बेवकूफ़ कहते और मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाया था। मतलब कि ऐसा कहा कि अगर मैं उन्हें नहीं मारता, मैं सिर्फ उन्हें भगा देता तो वो तो वापस आ जाते और फिर मेरा मजाक बनाते कि अरे इसका तो, और बाकी लोग मजाक बनाता कि इसका तो मतलब कि कोई बात ही नहीं सुनता है। तो इसीलिए जो है मैंने फायरिंग किया। और उसने क्या कहा कि ही डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू टेंड टू द वुंडेड आफ्टर द शूटिंग, मतलब मारने के बाद, शूटिंग करने के बाद उसने ये बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की कि जो भी घायल हैं, जख्मी हैं, उनको जो है ले जाया जाए हॉस्पिटल या कुछ किया जाए, क्योंकि ही डिड नॉट कंसिडर इट हिज जॉब, क्योंकि वो इसको अपना काम नहीं मानता था। इसको लगा कि ये तो मेरा काम है नहीं कि लोगों को पकड़ के हम हॉस्पिटल ले जाएं, तो सबको वैसे ही छोड़ दिया गया ना, अपने सैनिकों को कहा गया कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ या कुछ करो। ठीक है, तो डायर का ये स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के बाद और भी ज़्यादा लोग उस पर गुस्सा हुए। ठीक है, सभी ये जो कमेटी था हंटर कमेटी, इसने डायर के एक्शन को कंडेम किया, मतलब कि इस कमेटी ने लिखा कि डायर का जो काम था वो बहुत ही घृणा वाला काम था, इसने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना था। ठीक है, पूरा इस कमेटी ने डायर के एक्शन को इनह्यूमन बताया कि ये मानवता के एकदम खिलाफ था और अनब्रिटिश, और ये ब्रिटिशर्स के भी खिलाफ है, इसको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। इसने ब्रिटिश का जो इमेज है उसको ख़राब किया है, इंडिया में अंग्रेज़ों का जो इमेज है उसको ख़राब किया है। मगर हंटर कमेटी ने उस पर कोई भी
मतलब कि दंड नहीं लगाया, ना किसी तरह का फ़ाइन लगाया, ना किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, कोई भी दंड नहीं लगाया। केवल उसको क्या किया गया कि वापस बुला लिया गया, है ना, केवल उसको वापस वहाँ बुला लिया गया इंग्लैंड, उसका नौकरी चला गया बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बाकी इंग्लैंड में तो उसका नौकरी जो चला गया, तो इंग्लैंड में उसके नाम पे खूब चंदा वसूली हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत पैसा दिया उसके लिए कि इस बेचारे का नौकरी चला गया। तो इंग्लैंड के लोग इस टाइप के थे। लेकिन इंडिया में इसका बहुत ही मतलब जो अमृतसर में जो घटना घटी जलियांवाला बाग कांड, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। बहुत सारे लोग जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और भी सारे लोग सब मिल कर के जो है इसका मतलब विरोध किए, ठीक है। और ये जो घटना थी ये सभी लोगों को और ज़्यादा करीब लेते आया, और गांधी जी का जो अगला एक्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें बहुत ही ज़्यादा सहायता हुआ, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। किन्हीं को इसमें से कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री। चाहे बीपीएससी पढ़ रहे हैं, चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स, चाहे मेंस, चाहे आप लोग एसएससी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी ये सब में भी जीएस का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।